नमस्कार। आज अपन बात करते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस के कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, इसके ऊपर अपन सारी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो अपन रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वे रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि मॉडिफाइड नहीं होते हैं। जैसे एज होता है, सेक्स होता है, पर्सनैलिटी होता है, जेनेटिक होता है, फैमिलियल होते हैं, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। अब इसके बाद आता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। ऐसे रिस्क फैक्टर जिसको अपन मॉडिफाइड कर सकते हैं, जैसे स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, सीरम कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल है और स्ट्रेस है। स्मोकिंग अपन छोड़ सकते हैं, हाइपरटेंशन को अपन मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं, सीरम कोलेस्ट्रॉल को अपन कम कर सकते हैं और डायबिटीज़ को अपन कंट्रोल में कर सकते हैं, ओबेसिटी को अपन ठीक कर सकते हैं, वेट कम कर सकते हैं और सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल है तो उसको अपन ठीक कर सकते हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं अपन योगा वगैरह आदि के द्वारा। अब है मेजर रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन मेजर रिस्क फैक्टर होती है ना, वो सिगरेट स्मोकिंग होती है। स्मोकिंग सबसे टॉप पे आता है। इसके बाद में आता है हाइपरटेंशन, इसके बाद में लो कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कौन जो हार्ट डिजीज़ और एज, लाइफ स्टाइल जैसे ओबेसिटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, एथेरोजेनिक डाइट ले रहा है, तो ये सारे एथेरोस्क्लेरोसिस की रिस्क फैक्टर है। अब नए हैं जो कि नए इस पर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि इमर्जिंग रिस्क फैक्टर कौन से थे। तो इमर्जिंग रिस्क फैक्टर के अंदर होते हैं लाइपोप्रोटीन ए, होमोसिस्टीन, होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ है, लाइपोप्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर, प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर, फाइब्रिनोजन, प्रो इन्फ्लामेटरी फैक्टर जैसे हाई सेंसिटिव सीआरपी, इंटरल्यूकिन 6। प्रो इन्फ्लामेटरी फैक्टर होते हैं, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, सब क्लिनिकल एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये सारे इमर्जिंग रिस्क फैक्टर होते हैं। इमर्जिंग रिस्क फैक्टर के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्कर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई सेंसिटिव सीआरपी ये मार्कर होता है। फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रेशियो 3.5 से ज़्यादा, सीरम होमोसिस्टीन का लेवल डिक्रीज, एचडीएल इंक्रीज, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो ये चार मार्कर होते हैं जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस के हैं। कौन कौन से? हाई सेंसिटिव सीआरपी, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रेशियो 3.5 से ज़्यादा, सीरम होमोसिस्टीन लेवल, होमोसिस्टीन का लेवल विटामिन B6, B9 और B12 डिफिशिएंसी के अंदर ज़्यादा मिलता है, और डिक्रीज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और इंक्रीज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर कम हो गया तो उसको बढ़ाने के लिए अपन नियासिन देते हैं। अब रिस्क फैक्टर एंड रिलेटिव रिस्क फॉर फ्यूचर कार्डियोवास्कुलर एडवर्स इवेंट। तो ये रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके अंदर फ्यूचर के अंदर कार्डियोवास्कुलर एडवर्स इवेंट होने की संभावना रहती है। जैसे लाइपोप्रोटीन ए का लेवल बढ़ा हुआ है, होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ है, इंटरल्यूकिन, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, SIK, सोलेबल इंटरसेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल 1, सीरम एमाइलोड ए, एपोलाइपोप्रोटीन बी, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रेशियो, हाई सेंसिटिव सीआरपी प्लस टोटल कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो जो जिससे क्या है कि ये अगर बढ़े हुए हैं तो फ्यूचर के अंदर कार्डियोवास्कुलर एडवर्स इवेंट होने की संभावना है, अर्थात एथेरोस्क्लेरोसिस होने से डेथ होने की संभावना है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा सुपर डुपर होता है हाई सेंसिटिव सीआरपी, और इसके बाद में सेकंड होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो। इसके बाद में एपोलाइपोप्रोटीन बी भी होता है, सीरम एमाइलोड ए होता है, सोलेबल इंटरसेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल 1 होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, इंटरल्यूकिन 6, होमोसिस्टीन लेवल और लाइपोप्रोटीन ए। अब लिपिड फ्रैक्शन एंड रिलेटिव रिस्क ऑफ फ्यूचर कार्डियोवास्कुलर एडवर्स इवेंट। तो लिपिड रेशियो और लिपिड फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं जिसके बड़े होने से फ्यूचर के अंदर कार्डियोवास्कुलर एडवर्स इवेंट होने की संभावना है। तो रेशियो के अंदर आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रेशियो, ApoB100 एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रेशियो, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रेशियो, ApoB100 ApoA1 रेशियो। अब फ्रैक्शन में आते हैं नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल फ्रैक्शन, ApoB1 फ्रैक्शन, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल फ्रैक्शन, टोटल कोलेस्ट्रॉल फ्रैक्शन, ApoA1 फ्रैक्शन, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल फ्रैक्शन। ये सारे फ्रैक्शन एंड रेशियो है वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसके बड़े होने से आगे भविष्य के अंदर कार्डियोवास्कुलर एडवर्स इवेंट होने की संभावना रहती है। अब है फेमिलियर हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया। टाइप 1 एंड टाइप 5 फेमिलियर हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया है जिसके ये क्या है, इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना नहीं है, तो नो रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस है। बाकी टाइप 2A, टाइप 2B, 3 एंड 4 है, इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना है। अब इसके अंदर और क्या क्वेश्चन पूछते हैं, टाइप 1 है उसका क्या नाम है, तो टाइप 1 के अंदर हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया बोलते हैं क्योंकि इसमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा होता है। टाइप 2A के अंदर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया बोलते हैं क्योंकि इसको
कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा होता है। टाइप 2B को कंबाइंड हाइपरलाइपोप्रोटीमिया बोलते हैं क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल दोनों का बढ़ा होता है। टाइप 3 को बीटा लाइपोप्रोटीमिया बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बीटा VLDL का लेवल बढ़ा होता है। टाइप 4 हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर लिपिड LDL लिपिड और VLDL लिपिड दोनों बढ़े रहते हैं। टाइप 5 है वो मिक्स ट्राइग्लिसराइडीमिया बोलते हैं क्योंकि इसमें ट्राइग्लिसराइड है वो काइलोमाइक्रोन और VLDL है वो बढ़ा हुआ मिलता है। और टाइप 1 एंड टाइप 5 है ये नो रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस है। अब गोल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, गोल क्या रखते हैं अपन प्रिवेंशन के लिए? तो गोल में अपन को थेरेपी देते हैं तो उसमें टारगेट ये रखते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल HDL कोलेस्ट्रॉल है वो 3.5 से कम होना चाहिए। अब सबसे पहले प्राइमरी गोल क्या सेट करते हैं? प्राइमरी कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कम करते हैं। ये अचीव होने के बाद में सेकेंडरी गोल है वो HDL कोलेस्ट्रॉल को 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा रखते हैं। और टर्सरी गोल है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल ना वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक करना होता है। तो ये तीनों गोल है। तो सबसे पहले कौन सा गोल अचीव करना है, फिर सेकंड कौन सा करना है और थर्ड कौन सा करना है, ये अपने को याद रखना है। अब डाइटरी मॉडिफिकेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, तो डाइटरी मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे? तो टोटल फैट इंटेक है ना वो 30% से कम होना चाहिए। सेचुरेटेड फैट है ना वो 7% से कम होना चाहिए। साल्ट है वो 5 ग्राम % से कम होना चाहिए। पहले 6 ग्राम % था, अब 5 ग्राम % कर दिया है। और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंटेक्ट है वो इंक्रीज़ करना है। मॉडरेट इंटेक्ट ऑफ एल्कोहल, मॉडरेट मतलब एल्कोहल लेना है, मॉडरेट लेना है। कितना लेना है? लेस देन 2 ड्रिंक पर डे, 2 ड्रिंक से कम लेना है, 2 ड्रिंक से ज़्यादा नहीं लेना है। वो 2 ड्रिंक में कितना आता है? 75 ग्राम एल्कोहल आ जाता है। गोल क्या रखना है इसके अंदर? सीरम कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम करना है। सीरम LDL कोलेस्ट्रॉल 100 मिलीग्राम से कम करना है। और HDL कोलेस्ट्रॉल को 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाना है और बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करना है। अब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन फॉर हाइपरटेंशन, अगर BP बढ़ा हुआ तो उसके अंदर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं हम। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से BP कम होता है। तो कितना BP कम होता है? वेट रिडक्शन से BP कम होता है। तो 10 किलो वजन अपन कम कर देते हैं तो उससे 5 से 10 mmHg BP कम होता है। ऐसे डेज डाइट करते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशन डेज डाइट के अंदर वो होती है जैसे वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स वो ले रहे हैं तो उसको डेज डाइट के अंदर शामिल करते हैं। तो डेज डाइट शुरू कर देंगे तो 8 से 14 mmHg BP कम होता है। ऐसे सोडियम साल्ट रेस्ट्रिक्शन कर देंगे। सोडियम है वो 5 ग्राम पर ग्राम पर डे से कम लेंगे तो उनसे 2 से 8 mmHg BP कम होता है। ऐसे फिजिकल एक्टिविटी अपन थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर देंगे तो उसे 4 से 9 mmHg BP कम हो जाएगा। एल्कोहल मॉडरेट एल्कोहल इंटेक लेंगे, कितना? लेस देन 2 ड्रिंक पर डे या लेस देन 75 ग्राम पर डे इतना एल्कोहल लेंगे। अर्थात ज़्यादा ले रहे हैं तो उसे कम कर देंगे तो 2 से 4 mmHg BP कम हो जाएगा। तो ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से इतना BP कम होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब है असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी के। ओबेसिटी को अपन कैसे चेक करते हैं? तो वेस्ट हीप रेशियो है उससे अपन को ओबेसिटी का पता लगा सकते हैं कि ये ओबेज है कि नहीं है। तो ओबेज होता है वो बेटर इंडिकेटर होता है टू मेजर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क होता है। और ये क्या है? एज एंड सेक्स इंडिपेंडेंट होता है। और इसका कट ऑफ होता है ना सेम होता है फॉर ऑल, सभी के लिए 0.5 होता है। वेस्ट हिप रेशियो हाई रिस्क फॉर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क के लिए कितना होता है? मेल के अंदर वेस्ट हिप रेशियो 1 से ज़्यादा होता है तो वो हाई रिस्क होता है। और फीमेल के अंदर 0.85 से ज़्यादा अगर वेस्ट हिप रेशियो है तो वो हाई रिस्क होता है फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए। असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी, अब ओबेसिटी का कैसे असेसमेंट करते हैं? तो उसके लिए सेकंड है वेस्ट सरकमफ्रेंस अपन चेक करेंगे। तो वेस्ट सरकमफ्रेंस इंडियन मेल होता है ना वो 90 सेंटीमीटर और फीमेल है तो वो 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अगर फीमेल का 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रहा है, मेल का 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तो वो ओबेस के अंदर काउंट किया जाता है। अब आता है असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी। इसमें तीसरे नंबर का है वो स्किन फोल्ड थिकनेस। तो स्किन फोल्ड थिकनेस है वो हर्पेंडेंस कैलिपर्स है उसको थोड़ा चेक करते हैं अपन। मेल के अंदर 40 से ज़्यादा होता है, फीमेल के अंदर 50 से ज़्यादा हो रहा है तो वो ओबेस की श्रेणी में आएगा। अब है असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी, फोर्थ है तो बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा अपने को ओबेसिटी बनाते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा अपने को 30 kg/m² से अगर ज़्यादा BMI आ रही है तो अपने उसको ओबेसिटी के अंदर काउंट करते हैं। नॉर्मल BMI कितना होता है? 18.5 से लेकर के 24.5 kg/m² होता है। ओवरवेट कितना करते हैं? 25 से 30 को अपन ओवरवेट के अंदर करते हैं। अगर BMI है वो 30 से 35 आ रहा है तो
क्लास फर्स्ट ओबेसिटी, और अगर 35 से 40 है तो क्लास सेकंड ओबेसिटी के अंदर आता है। अगर BMI 40 से ज़्यादा है तो उसको एक्सट्रीम ओबेसिटी करते हैं। तो ये डाटा है, वो भी थोड़ा सा देख लेना, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। चलो अब अपन MCQ करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द फर्स्ट MCQ है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस एक्सेप्ट। तो रिस्क फैक्टर कौन सा है? तो इंक्रीज वेस्ट हीप रेशियो एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए ये रिस्क फैक्टर होता है। हाइपर होमोसिस्टेनिमिया, होमोसिस्टेन का लेवल बढ़ा होता है तो ये भी रिस्क फैक्टर होते हैं। अब है डिक्रीज फिब्रिनोजन लेवल, ये रिस्क फैक्टर नहीं होता है। फिब्रिनोजन का लेवल इंक्रीज होता है तो वो रिस्क फैक्टर होता है। डिक्रीज HDL कोलेस्ट्रॉल, तो डिक्रीज HDL कोलेस्ट्रॉल, तो वो क्योंकि HDL कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कम हो रहा है तो ये रिस्क फैक्टर होता है। बेस्ट प्रेडिक्टर फॉर फ्यूचर रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट अमोंग द फॉलोइंग इज। तो बेस्ट प्रेडिक्टर का पूछेंगे तो बेस्ट प्रेडिक्टर में आता है हाई सेंसिटिव CRP। सेकंड बेस्ट प्रेडिक्टर पूछें तो आता है LDL HDL कोलेस्ट्रॉल रेशियो। तो फ्यूचर रिस्क कार्डियोवैस्कुलर इवेंट के लिए बेस्ट प्रेडिक्टर पूछे तो हाई सेंसिटिव CRP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मार्कर टू प्रेडिक्ट फ्यूचर कार्डियक इवेंट। तो बेस्ट मार्कर भी ये होता है, तो हाई सेंसिटिव CRP। द एमिनो एसिड विच इज एसोसिएटेड विद एथेरोस्क्लेरोसिस इज होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसमें होमोसिस्टीन का लेवल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एथेरोस्क्लेरोसिस इज ट्रू। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इंटेक ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज रिस्क। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंटेक्ट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज रिस्क, तो ये नहीं है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर ज़्यादा लेंगे तो उससे रिस्क डिक्रीज होता है, बिल्कुल सही बात है। एक्सटेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस मोर सीवियर इन आर्टरीज देन इन वेन। तो एथेरोस्क्लेरोसिस का एक्सटेंशन होता है ना वो आर्टरीज के अंदर ज़्यादा होता है, वेन के अंदर कम होता है। तो ज़्यादातर एथेरोस्क्लेरोसिस तो वो आर्टरीज के अंदर मिलता है, वेन के अंदर बहुत कम मिलता है। ऐसे ही एब्डोमिनल एरोटा इज द मोर कॉमनली इन्वॉल्व देन थोरेसिक एरोटा। बिल्कुल सही बात है, एब्डोमिनल एरोटा के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा होता है, एब्डोमिनल एरोटा मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होता है और उसके बाद में थोरेसिक एरोटा इन्वॉल्व होता है। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया अलोंग में इंक्रीज द रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। हाइपर कोलेस्ट्रॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस की रिस्क इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके अंदर सभी ऑप्शन सही है, ऑल आर ट्रू। एक पेशेंट विथ हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, एक पेशेंट है जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ है, सीरम ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो उसको अपन ने ट्रीटेड किया किसी ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दिया गया उसको, तो ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विल हैव द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन लिपिड प्रोफाइल। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड में तक क्या हुआ? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है? LDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, इस प्रकार से कार्य करता है। Which the following dietary intervention has shown the reduced mortality in patient with coronary heart disease। तो कौन सी डाइटरी इंटरवेंशन है रिड्यूस मोर्टेलिटी, तो जिसकी वजह से मोर्टेलिटी कम होती है कोरोनरी हार्ट डिजीज के अंदर? तो इसमें ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उससे मोर्टेलिटी रिड्यूस होती है। सभी खाते रहते हैं फॉर्चूनर का ऑयल, तो फॉर्चूनर ऑयल के अंदर ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, सफोला ऑयल वगैरह जो होता है, तो ये क्या मोर्टेलिटी रिड्यूस करता है। बाकी हाई फाइबर डाइट, स्टेरल एस्टर पोटेशियम सप्लीमेंट, ये मोर्टेलिटी को रिड्यूस नहीं करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी गोल्स आर रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विथ हाई रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो डाइटरी गोल्स क्या करते हैं? तो डाइटरी गोल्स अपन करते हैं तो LDL कोलेस्ट्रॉल है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। सेचुरेटेड फैट है 7 ग्राम % ऑफ टोटल फैट है उसका 7% से कम होता है, सेचुरेटेड फैट होना चाहिए। साल रेस्ट्रिक्शन 6 ग्राम पर डे। तो ये सारे ये करते हैं, लेकिन अवॉइड एल्कोहल ये नहीं होता, तो एल्कोहल है पर उसको अवॉइड, तो ये इसका एक्सेप्ट आंसर, अवॉइड एल्कोहल। अकॉर्डिंग टू ATP थर्ड क्लासिफिकेशन डिजायर्ड लेवल ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल इज। तो ATP थर्ड के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है ना वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, वो डिजायर्ड लेवल है, तो आंसर ए आ जाएगा। LDL कोलेस्ट्रॉल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये भी सही है, और HDL कोलेस्ट्रॉल 60 से ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सारे सभी सही हैं, लेकिन इसमें से बेस्ट आंसर है टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस इज। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए मॉडिफाइबल रहता है, तो अपन बात करते हैं तो सबसे जो सिंगल मोस्ट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है वो सिगरेट स्मोकिंग होता है, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है। इसके अलावा हाइपरलिपिडेमिया है, डायबिटीज़ मेलिटस है, हाइपरटेंशन है, ये भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर रहते हैं, लेकिन
सबसे बेस्ट आंसर है इसमें, तो इनमें से इस प्रकार से आए तो सिगरेट स्मोकिंग करना है। द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज एसोसिएटेड विद एन एलिवेटेड लेवल ऑफ, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की रिस्क है वो होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ा हुआ होगा तो उसके अंदर ज़्यादा आएगी, क्योंकि सीरम होमोसिस्टिन लेवल है वो एथेरोस्क्लेरोसिस करवा देता है, ये रिस्क फैक्टर होता है। द पेशेंट विच हैज़ स्ट्रक्चरल होमोलॉजी, द प्रोटीन विच हैज़ स्ट्रक्चरल होमोलॉजी विद प्लाज्मिनोजन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड स्ट्रोक, तो लाइपोप्रोटीन ए, इसमें ए स्मॉल लाइपोप्रोटीन ए ये वाला होता है, तो ये स्मॉल लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए है वो स्ट्रक्चरल होमोलॉजी होते हैं प्लाज्मिनोजन की, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन और स्ट्रोक के लिए। रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं? एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लो है तो गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो गया तो वो रिस्क फैक्टर हो गया। बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया तो वो रिस्क फैक्टर होता है। इंक्रीज होमोसिस्टिन का लेवल हो गया तो वो होमोसिस्टिन वो एथेरोस्क्लेरोसिस करवाता है, हाइपरकोलुलर स्टेट करवाता है तो होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ गया तो रिस्क फैक्टर होता है। इंक्रीज फिब्रिनोजन लेवल, फिब्रिनोजन का लेवल बढ़ गया तो ये भी रिस्क फैक्टर होता है। इंक्रीज लाइपोप्रोटीन ए, इसी प्रकार से लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए इंक्रीज हो रहा है तो ये भी रिस्क फैक्टर, तो सभी रिस्क फैक्टर वो होता है। अब वो प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज इंक्लूड ऑल, तो इसमें आएगा अपने को होमोसिस्टिन नीमिया, ये प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर होता है क्योंकि होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ाएगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। इंक्रीज लाइपोप्रोटीन भी, इंक्रीज लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए होता है तो ये नहीं है। इंक्रीज फाइब्रिनोजन, फिब्रिनोजन लेवल बढ़ेगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। इंक्रीज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनिबिटर 1, ये भी आता है इसके अंदर कि प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनिबिटर 1 का लेवल बढ़ गया तो ये भी एथेरोस्क्लेरोसिस के लेवल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट सीरम लेवल ऑफ लाइपोप्रोटीन ए इज ए प्रेडिक्टर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, लाइपोप्रोटीन पहले ए का लेवल बढ़ा होगा तो उससे ये प्रेडिक्टर होता है ये एथेरोस्क्लेरोसिस का, एथेरोस्क्लेरोसिस के मार्कर के अंदर भी बढ़ते थे अपन। विच द फॉलोइंग इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना ससेप्टिबिलिटी किस में होती है? तो टाइप 1 एंड टाइप 5 हाइपरलाइपोप्रोटीनिया इसके अंदर नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर नो रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। वॉन विल्ब्रेंट डिजीज इसमें नहीं होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इसके अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, क्योंकि हाइपरकोलुलर स्टेज होता है, हाइपरट्राइग्लिसराइड में होता है, VLDL वगैरह 12DL HDL सब कोलेस्ट हाइपर लिपिडी में होता है, डिसलिपिडी में होता है, इसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क ससेप्टिबल होता है। SLE के अंदर भी होता है लेकिन इसमें से बेस्ट आंसर चुनना तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम आएगा। In an old patient with best indicator of probability of developing cardiovascular disease can be calculated by, तो बेस्ट इंडिकेटर की बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, तो बेस्ट इंडिकेटर बात करेंगे तो सबसे बेस्ट इंडिकेटर तो होता है हाई सेंसिटिव CRP, हाई सेंसिटिव CRP, और इसके बाद में सेकंड बेस्ट होता है वो LDL HDL रेशियो होता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, LDL HDL रेशियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले हाई सेंसिटिव CRP, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट LDL HDL रेशियो। एंड एसोसिएटेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैज़ बीन सजेस्टेड विद एथेरोस्क्लेरोसिस, ये बैक्टीरिया होता है क्लेमाइडिया न्यूमोनिया जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस करवाता है। अपन कार्डियक इस पेशेंट की एक्सपायर होता है वो उसके अंदर बायोप्सी लेते तो बैक्टीरिया है तो वो भी इसके अंदर मिलता है।